बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज शो का आगाज़ करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के साथ। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में रग्बी की क्या सूरत हाल है। रग्बी एक ऐसी स्पोर्ट है जो दुनिया में बहुत ही मकबूल है। न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, आप किसी भी टीम का नाम लेंगे वहाँ पर आपको रग्बी की एक तगड़ी साइड ज़रूर मिलेगी। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। पॉकेट्स आप कह सकते हैं, स्मॉल पॉकेट्स के अंदर जो है वो अपनी मदद आपके तहत खेलते ज़रूर रहते हैं। हायर एज डिवीज़न 1 तक जो है वो टीम्स गई हुई हैं। बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट इसमें आता रहा है। लेकिन कहानी वही है जो बाकी खेलों की रही है कि वहाँ पर जब बारी आती है कि इसको बाकायदा तौर पर मुस्तहकम किया जाए तो वहाँ पर फिर दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक लैक ऑफ विजन और दूसरा फिर लैक ऑफ फंडिंग नज़र आती है। अब इसको कैसे इंप्रूव करना है ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ऑन ग्राउंड रग्बी खेल रहे हैं। और ऐसे ही एक नौजवान से आज हम आपका तारुफ कराएंगे और इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि रग्बी जो है वो मकबूल ज़रूर है लेकिन उसको उस तरह की पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिल पा रही। ख़ास तौर पर अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो जिस क्लब से इनका ताल्लुक है, बड़ा ही शानदार क्लब है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। लेकिन बात जिस तरह मैं कह रहा हूँ वही अपनी मदद आपके तहत जो है वो खेलते आ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रग्बी को जो है पाकिस्तान में आबाद रखा जाए। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कौन सी मुश्किलात हैं, टैलेंट कैसा है, ग्रास रूट पर क्या हो रहा है, नया टैलेंट कैसे लेकर आना है, इसको इससे ज़्यादा मकबूल कैसा बना सकते हैं। और उसके सबसे ज़रूरी सवाल जो कि एक प्लेयर ही बता सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की मद में हम किन चीज़ों पर मेरे ख्याल से निशानदेही कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम की मुनासबत से अवेयरनेस तो ज़रूर फैलाएंगे। तो आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, साथ ही साथ PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल पर आप हमें बराह रास्त भी देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पर। तो शो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले नौजवान रग्बी के प्लेयर हैं, 8 साल का तजर्बा है जिसमें आप कह सकते हैं कि 4 साल प्रोफेशनल रग्बी इन्होंने खेली है, एमेचर सर्किट में भी रहे हैं। इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब हसाम हैदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसाम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप हमें ज्वाइन करें और साथ ही साथ हम ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथी एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद भाई। मैं कह देता वैसे थोड़े से रग्बी प्लेयर ये भी हैं लेकिन चले साथ टाइम गुजारा रग्बी के साथ, लेकिन लिटरली हैट्स ऑफ है। मैं कहता हूं विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कशन ही करेगा, लेकिन पाकिस्तान हैज मेड अस प्राउड। अनफॉर्चुनेट है सपोर्ट नहीं है रग्बी का, ज़्यादा लोगों को पता नहीं, लेकिन लिटरली बहुत ज़बरदस्त काम है इनका। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हसाम, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं प्रोफेशनल चीज़ों पर आऊँ, एक पर्सनल जो टच है वो बड़ा ज़रूरी होता है। आप बहुत सारी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेल सकते थे लेकिन उसके अंदर आपने रग्बी को चुना। और जिस तरह हम अभी शो से पहले भी बात कर रहे थे कि आपका ताल्लुक जिस इलाके से है वहाँ पर फुटबॉल बड़ा मकबूल है, आपने बताया बॉक्सिंग है, फिर कुंग-फू, कराटे, शाओलिन, इस तरह की चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। तो रग्बी किस तरह आपने देखा कि यार मैं रग्बी खेलना चाहता हूँ? अच्छा, तो मैं ग्रेड 10 में था, हमारा रिसेस टाइम था, तो हम बाहर गए तो मैंने देखा कुछ सर खड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स आपस में एक बॉल लेके एक दूसरे को मार रहे हैं। तो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? तो मैं उनसे गया, मैं पूछा, उन्होंने बताया ये हमारा ग्राउंड होता है, ये गेम का नाम है। तो फिर मैं घर गया, मैंने थोड़ी रिसर्च की। तो ये मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत एक थ्रिलिंग और एक्साइटिंग गेम रही है, फुटबॉल और क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स के लिहाज से। तो इसीलिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस गेम में। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ ये आता है कि पहले तो आप एमेचर लेवल पर खेल रहे हैं या शौक के लिए खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बट जब उससे आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट होते हैं तो वो कैसा सफ़र था? आपने किन चीज़ों को देखा यार ये बड़ी ज़रूरी हैं, इन चीज़ों पर काम करना है? क्योंकि रग्बी इज़ अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, तो आपको ज़रा फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आई थिंक पर्सनली एक प्लेयर अपने डेवलपमेंट के लिए ये कर सकता है कि वो खुद को स्ट्रेंथन करे। ग्राउंड में तो आप जाके बाकी चीज़ें करते हैं, बट आप अपने बिहाफ पे आप जिम जाएं, आप अपनी खुराक अच्छी रखें, साफ़ रखें। और काफ़ी मतलब ये चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके लिए इस गेम के अंदर, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड करेंगे, आपकी खुराक ठीक नहीं होगी तो आप खेल नहीं सही पाएंगे। तो और दूसरा ये कि जब मैं नेशनल कैंप्स में गया तो जब हमारे फॉरेन कोचेज़ आते थे, जैसे साउथ अफ्रीका से वो आए थे, लुडविग वैन डेवेंचर, तो मतलब बहुत सेम चीज़ें थी, बट उसको एक डिटेल के साथ करने में ना, और जो हम यहाँ पे करते हैं वो काफ़ी डिफरेंस था उनका। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फेज़ है कि अगर हम बार बार कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल लेवल की रग्बी को मैच करना है, तो जिस तरह आपने कहा कि चीज़ें वही हैं, स्किल सेट वही है, लेकिन जब कोई ऐसा बंदा आपको, ऐसा कोच आएगा या ऐसा प्रोफेशनल आएगा जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताएगा, तो एकदम आप मेरे ख्याल से एक नए कैनवस में चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत डिटेल से चीज़ें कराते हैं, इसीलिए। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बखूबी वाकिफ़ हैं उस क्लब से और उस स्ट्रक्चर से। आप भी जिस तरह कह रहे थे बहुत सारी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में जिनको पजीराई उस तरीके से नहीं मिल पाती, बट हसाम मेरे ख्याल से एक तो ही इज़ अ
ग्रेट ओमन के हम देख रहे हैं यार, इतना ज़बरदस्त यंग टैलेंट हमारे पास रग्बी में है नेशनल लेवल के ऊपर, तो कैसे चीज़ों को कनेक्ट किया जाए? गालिबन जिन्स के क्लब से खेलते हैं तो मुझे याद है कि ये क्लब को जब भी किसी को कहा ना जिन आ गया जी क्योंकि वो क्लब ही ऐसा है। अगर आप उन लड़कों की बात करें, रग्बी के प्लेयर्स के साथ कुछ टाइम गुजारा कैंप के अंदर, जब अहमद भाई पाकिस्तान फुटबॉल सेटअप के अंदर काफ़ी लड़के हैं जो स्ट्रेंथनिंग कोचेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके एक्स प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स वगैरह भी खेल चुके हैं, या एमेच्योर की शायद बात करते हैं, लेवल 1 के ऊपर की बात है। पाकिस्तान की अगर बात करूँ, लिटरली विदाउट एनी सपोर्ट इन्होंने वंडर्स बनाए। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग उसको ब्रांड नहीं कर सके, मार्केट नहीं कर सके। बिल्कुल, मैं खुद हैरान था जब उन लड़कों ने मुझे बताया कि पाकिस्तान भाईजान डिवीजन 1 के अंदर मौजूद है, डिवीजन 1 के बाद आई गेस आप कह रहे थे एमेच्योर शायद होती है, उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आता है। पाकिस्तान इंडिया इस वक्त डिवीजन 2 में था। अनफॉर्चुनेटली जो भी रिसेंटली अपना एक टूर्नामेंट हुआ था शायद श्रीलंका के अंदर था, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ सपोर्ट, हम जा नहीं सके, पार्टिसिपेट नहीं किया हमने। पार्टिसिपेट आखिरी दिन हमने हटाया लड़कों को, और पाकिस्तान ऑब्वियसली उससे डिमोट होकर लेवल 2 पे चला गया, इंडिया वगैरह लेवल 1 पे चले गए। पाकिस्तान यूएई की बात कर लूँ, हांगकांग वगैरह की बात कर लूँ, उस पर कम्पीट प्रॉपर तरीके से करता था। पाकिस्तान बड़ी तगड़ी साइड आपको रग्बी में जानी जाती थी। दूसरी चीज़ जो मुझे लड़कों को हैट्स ऑफ मैं इसलिए कहता हूँ, अनसंग हीरोज, आप सपोर्ट की फाइनेंशियल बात करें, उनके पास अगर मेडिकल डॉक्टर की बात करें, एक फैसिलिटी टीम के साथ एक स्ट्रक्चर होता है। इतना ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर नहीं है रग्बी का यहाँ पर, 1-2 ग्राउंड्स होंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, मेडिकल स्टाफ की अगर बात करूँ, वो लड़के अगर आपको पता है, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपकी उंगलियां लेके, आपका नाक लेके, हर चीज़ जो सी है वो कहीं ना कहीं टिल्ट होती है, टूटती भी है। इतनी उनको टेक्निक है, बेचारों को खुद ही सीधी करते हैं। उसके बाद टेपिंग की बात करें, टेपिंग भी करना आपको पता है एक आर्ट है। मैंने उन लड़कों को देखा हुआ है खुद करते हुए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीख चुके होते हैं। डाइट का सबसे बड़ा एक इशू इनको होता है, जिम का इनको फैसिलिटी का मसला होता है। जब आप एक एमेच्योर स्पोर्ट्स की तो आप बात करें, वो क्योंकि एक स्टार्ट ऑफ द ईरा की आप बात करते हो, जिस वक्त आप प्रोफेशनली कम्पीट करते हो, ये लड़के बेचारे परेशान के होते हैं, कहते हैं हमने यार कहीं जाना है खेलने के लिए, हमारे पास सेटअप नहीं है। सेटअप होता है जिम, उसको चाहिए, उसको फैसिलिटी चाहिए, उसको एक प्रॉपर तरीका चाहिए। बड़े बेसिक लॉजिस्टिक्स हैं। बाजू का तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की इंटरनेशनल बॉल भी नहीं मिल रही होती, मतलब आप इस लेवल तक आ जाते हैं कि यार किस तरह खेलें। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है, अगर बर्न्स हॉल की बात करूँ, वहाँ पर एक रग्बी का अपना है, जैसे जिन्स क्लब की बात की इस्लामाबाद में, आपके मैंने कहा लाहौर में शायद एक होगा, मैंने रग्बी के सच कोई देखे नहीं है। हम बात स्पोर्ट्स की करते हैं ना, हम तो यहाँ पर भी बैठ के कह देते हैं या फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह जो भी है, उसके अंदर थोड़ा सा क्लब फुटबॉल चल जाओ या कुछ कर दो। रग्बी क्लब भी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आते, क्योंकि मैंने कहा ना, ये हम इसको मार्केटाइज नहीं करते ना, इसको हमने उस तरह तरजीह रखी हुई है। जाने तो नहीं वाले आप एज अ मैनेजर? नहीं, उसके बाद बेचारे मैं खुद हैरान कभी होता हूँ। मैंने कहा ना कि यार सीरियसली अगर आप इनसे खुद कहानी सुने तो यार इन लोगों ने जो भी कंपटीशन आज तक हमें मिला, पाकिस्तान ने लिटरली परफॉर्म कर दिया, और हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया। आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद हैरान था जब मैं था पाकिस्तान फुटबॉल कैंप में थे हम लोग, तो जब हम फ्री बैठे थे, लड़के मुझे बताते थे कि यार अवैस हमने ये चीजें की हैं। मैं खुद हैरान होता था कि यार ये है। बिल्कुल। हसाम, आपसे मेरे ख्याल से आप सबसे बेहतर हमें बता सकेंगे, एक तो आपके क्लब की अगर डायनामिक्स की बात कर लें कि उसका क्या स्ट्रक्चर है इस वक्त। फैसिलिटी तो बड़ी शानदार है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसको आबाद किया, और फिर जब ओवरऑल आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, हमारे नाजरीन को आप किस तरह हाईलाइट कराएंगे? तो स्ट्रक्चर की बात मैं ये करूँ तो हमारे पास इस वक्त F10 1 में ऑपोजिट टू खुर्शीद मार्केट वो हमारा ग्राउंड है, जो हम खुद मेंटेन करते हैं अपने एक्सपेंसेस पे। तो एक वो है, और बॉल्स वगैरह हम खुद बाहर से मंगाते हैं अपने लिए, पैड्स, हिटिंग पैड्स, सॉसेज पैड्स, बाकी सारी चीज़ वो सब हम खुद करवाते हैं अपने लिए। तो बाकी जो पाकिस्तान लेवल पे जो हमारी यूनियन है, पाकिस्तान रग्बी यूनियन, उसमें मैं ये बोलूँगा कि एज सच हमारे पास बहुत हाई लेवल की क्वालिटीज़ नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जैसे एक बेसिक होती है ना, आप एक ग्राउंड जाते हो, एक चेंजिंग रूम होता है, हमारे पास वो भी नहीं है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि क्रिकेट पे जितना फोकस है, जितना वो अगर थोड़ा अगर बाकी स्पोर्ट्स पे भी करें तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। अच्छा, ऐसे हसाम नंबर्स कैसे हैं? मतलब आप ऑब्वियसली इस्लामाबाद के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो हमें प्लेयर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल कैसा स्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान के अंदर? अगर आप नंबर्स की बात करें तो इतने नंबर्स हमारे पास हैं, क्लब्स की बात करें, आप कैसे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, इस्लामाबाद में इस वक्त एक ही मेन क्लब है जो है इस्लामाबाद जिन्स। बाकी छोटे छोटे क्लब्स 1-2 और हैं, बट वो फंक्शनल नहीं है इस वक्त। कोई उन क्लब्स को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई ट्रेनिंग नहीं करता उन क्लब्स में। बाकी लाहौर में 2 मेन क्लब हैं, LRFC लाहौर रग्बी फुटबॉल क्लब, और एक है हॉक्स, लाहौर हॉक्स ये, और साउथ पंजाब में एक है डेजर्ट कैमल्स। ये मेन क्लब्स हैं जो कि एक
नेशनल लेवल पे compete करते हैं। बाकी छोटे छोटे 1-2 होंगे जो कि इतने फंक्शनल नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर आप ट्रेनिंग की बात करें तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग का तो आपका एक अपना स्केड्यूल होगा, उसके साथ साथ आपने बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है। लेकिन अगर आप इंटरनल अपने टूर्नामेंट्स की बात करें, क्योंकि कंपेटिटिव स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं सारा साल ट्रेनिंग करता रहूँगा, कंपेटिटिव ही नहीं होऊंगा, तो वो फ़र्क नहीं आएगा, गेम अवेयरनेस नहीं आएगी। तो आपके आपस में अगर आप इन, जिस तरह आपने 3 क्लब्स का नाम लिया, 2 लाहौर में, 1 साउथ पंजाब में और फिर आपका क्लब हो गया, तो आपस में फ्रीक्वेंसी कैसी है खेलने की? फ्रीक्वेंसी मैचेस की हैं, जैसे क्लब्स बहुत कम है, तो इसके बेसिस पे हमें मैचेस भी साल में बहुत कम मिलते हैं। एक होता है ना, बंदा मैच खेलता है, एक्सपीरियंस गेन होता है कि इन मैच रियल मतलब बंदा कैसे परफॉर्म करे, तो वो बहुत कम होता है हमारे लिए। तो इसलिए तो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा हमें डिफिकल्टीज फेस होती हैं। क्योंकि और रूटीन क्या है ट्रेनिंग वाइज? डेली बेसिस पर ट्रेनिंग कर रहा है क्लब, या आपने कोई डेजिग्नेटेड डेज रखे हैं कि जिसमें आप ट्रेनिंग करने जाते हैं? ट्रेनिंग्स हमारी होती है सैटरडे और संडे, हर सैटरडे संडे हम ट्रेन करते हैं। और बाकी क्लब्स की मुझे नहीं पता, तो मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोलूंगा, नहीं बता बट हमारा सैटरडे संडे ट्रेनिंग करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ना ऐड ऑन सॉरी करना बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि मुझे वही चीज़ मैंने आपको कहा ना कि कोई भी स्पोर्ट्समैन है, याद रखिएगा उसके जब तक वो फाइनेंशियली घर से सुकून, जैसे होता है ना कि यार फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिल रही है, ऑब्वियसली मैंने घर भी अपना चलाना है, उसको वो सपोर्ट सुकून नहीं मिलेगा ना, तो मुझे बताएं वो स्पोर्ट्स पे कैसे फोकस करेगा? उसका एक गोल है। हमारे लड़के क्योंकि पूरा हफ्ता वो बेचारे काम करते हैं, सैटरडे संडे वो ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन लिटरली आप जाके सैटरडे संडे उनकी ट्रेनिंग चेक करें ना, वो मैं फिर कहूँगा वो बला किस्म की ट्रेनिंग है उनकी। मैंने खुद देखी हुई है उन लड़कों को, मैं कभी वो इनके जो एक्सफोर्ड वर्ल्ड जो क्वालिफायर्स खेलते रहे, अली है या इब्राहिम भाई हैं, मैं उनको खुद देख के कहता था क्या करते कि इंसान भी हो, जिस तरीके से उनकी रनिंग की प्रैक्टिस है और अपने मदद आप तहत है उनका। अगर वो ट्रैवल भी जाते हैं, लाहौर मैचेस खेलने के लिए जाते हैं, या जैसे मैंने बर्न्स हॉल की बात की, जब इनको एक एग्जीबिशन मैच के लिए बुलाया गया था, वो अपनी मदद आप तहत जाते हैं। लेकिन एक चीज़ थी, जहाँ पर इनका ग्राउंड बना हुआ है, मुझे क्योंकि वीडियो एक दफ़ा मुझे दिखा रहे थे, जब बर्न्स हॉल की बात करूँ, जहाँ पर पाकिस्तान ये जो जिन्स क्लब का बर्न्स हॉल के शायद पता नहीं कोई एग्जीबिशन मैच था किसी के साथ, यह क्राउड बहुत ज़्यादा था मैच देखने के लिए। मैं इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं बर्न्स हॉल की बात कर रहा हूँ कि लोग देखना चाहते हैं। मसला ये है, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि फेडरेशन की बात कर लूँ या हम अगर यहाँ पर बैठे हैं, हमने कितना ज़्यादा इनको प्रमोट किया। वो बेचारे मेरे सामने यही बात करते थे कि यार, अब मैंने जैसे आपको एक बात बताई है कि डिवीज़न 1 पाकिस्तान खेल रहा था, लैक ऑफ फंड्स बात की बात है, सपोर्ट की, लेकिन लैक ऑफ मार्केटिंग है ना, क्योंकि मार्केट नहीं था। ऑनेस्ट, अगर उस टाइम भी बहुत से मुख्तलिफ आउटलेट्स ने, मीडिया आउटलेट्स ने आवाज़ उठाई होती तो कुछ ना कुछ हो जाता, मिल जाता, कुछ ना कुछ हो। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल का आपको याद हो इशू बना था जब हमारा वो प्लेन का बना था, कहीं ना कहीं से तो हो गया था ना। आपको सपोर्ट चाहिए होती है। जब डिवीजन 1 से डिवीजन 2 में किसी को नहीं पता था, मुझे उस वक्त याद है, मुझे एक बात बताई थी कि यार हम डिवीजन 2 में वैसा, क्योंकि हम नहीं जा सके खेलने, सिर्फ 3-4 दिन रह चुके थे, लैक ऑफ फंड्स था, नहीं जा सके। उसके अंदर आई गेस उन्होंने हमारे बदले शायद श्रीलंका को डाला था या इंडिया, मुझे याद नहीं है। तो डिवीजन अब 1 अब खेल रही है। फिर अगर आप इनकी डाइट प्लान की बात करें तो वो मजाक में एक दिन मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में शायद एक दफ़ा यूएई वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, यूएई की टीम यहाँ पर आई हुई थी, तो पूरा का पूरा बुफे वो खा गई थी। वो 6.5 फुट के लड़के हैं, तो वो कहते हैं पुलिस वाले भी हैरान थे उनको देख के। अच्छा, शाम तो पूरे टॉम क्रूज है, तो उनको देख के तो नहीं लग रहा कि वो वो कहते हैं पुलिस वाले को देख के हैरान थे, भाई ये कहाँ से आए? हाँ भाई, डाइट का क्या करना है भाई, ये बताएं जरा कि रग्बी प्लेयर की डाइट असल में क्या है? जिस तरह अवैस इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कोई बहुत ही मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लोग आए और आकर वो सब कुछ ले गए, तो क्या डाइट है रग्बी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी टीम में जो 15 जो हम इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं, 2 फॉर्मेट्स, एक 7 जिसमें 7 साइड, एक टीम में 7 होते हैं, एक होते हैं 15 में होते हैं फॉरवर्ड, जैसे इन्होंने कहा 6'5", 120, 130 केजीज के लोग होते हैं, वो असल में इतना खाते हैं, जो कि मतलब चाहिए भी उनको मेंटेन करने के लिए उनकी बॉडी। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं पोजीशन मेरी है स्क्रम हाफ, तो स्क्रम हाफ यूजुअली टीम में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। तो मेरी डाइट तो मेरी बॉडी के हिसाब से होगी। बिल्कुल, ये कुछ क्लिप्स भी हैं हमारे नाजरीन के लिए कि आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमा सकें। और मेरे ख्याल से ये पेस जो है ना, वो तो एक हॉलमार्क है इनके रीजन का भी, लेकिन जिस एजिलिटी और स्पीड के साथ ये भाग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पूरा एडवांटेज इन्होंने लिया है। अगर ये उस तरीके से हम उस बिल्ड की भी बात करें जो ये कह रहे हैं, बट बिकॉज ही इज़ अ स्क्रम हाफ, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फिजिक दैट ही नीड्स एंड टू बी a bit agile as well. तो बड़े शानदार सीन, और मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें, जिस तरह वैस ने कहा कि अगर क्राउड को आप लेकर आएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो बड़ा ही एक शानदार स्ट्रक्चर बन सकता है। अब कर क्या सकते हैं साम, अगर आपने अपना जो एनालिसिस पिछले 4 से 5 साल में देख लिया है, आपको भी पाकिस्तान के डायनामिक्स पता हैं, बड़े रिलक्टेंट होते हैं कुछ जो कॉर्पोरेट इदारे हैं कि वो स्पोर्ट्स को जो है वो
किस तरीके से फ़ंड करें। हमारे यहाँ पे फेडरेशंस भी थोड़ी सी ट्रिकी हैं, क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने हाल ही में मेरे ख्याल से वो अरशद नदीम के सागा के बाद ज़रा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जा रही है, एक स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फ़ंड भी बनाया जा रहा है। तो आपके ख्याल में रग्बी के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? रग्बी के लिए सबसे पहले अवेयरनेस ऑफ द स्पोर्ट, क्योंकि मुझसे जो भी पूछता है कि आप क्या करने जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ मैं रग्बी खेलने जाता हूँ। तो कहते रग्बी क्या है, तब हमारे लोगों को पता ही नहीं रग्बी क्या है। जिस तरह पहले जैवलिन का नहीं पता था, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है जैवलिन की, इसीलिए अभी सबको पता है, इसीलिए सपोर्ट भी हुआ है और फंडिंग भी मिली है। तो सबसे पहला स्टेप ये अवेयरनेस ऑफ द स्पोर्ट, क्योंकि जब स्पोर्ट का पता चलेगा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ओ ऐसा भी स्पोर्ट होता है। और ये स्पोर्ट देखने में बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन और एवरीथिंग, और एक बहुत एक एक्साइटिंग गेम है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है साम कि अगर आप मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में देखें तो तकरीबन मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, बट अगर रग्बी को भी अगर आप उसी तरह स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्लरिश करते हैं तो बड़ा अच्छा ग्रास रूट टैलेंट मिल सकता है। बिल्कुल, ये मैं बोलने लगा था आपको कि अब ग्रास रूट्स लेवल पे हम स्टार्ट किया है। जो मॉडल कॉलेजेस हैं, अभी हम बर्नॉल गए थे, उससे पहले हम आर्मी पब्लिक स्कूल गए थे। तो इन यहाँ पे हो रहे हैं मैचेस ताकि लोगों को पता चले, ताकि स्टार्ट करें वहाँ पे। तो ये ग्रास रूट लेवल पे चल रहा है सारा। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हम सबको याद होगा कि हमने कोई ना कोई, अगर वो रग्बी बॉल ना भी हो तो बॉटल से या किसी चीज़ से स्कूल के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर की है। लेकिन हसाम तो एक थॉरो प्रोफेशनल है खैर, और जिस तरीके से आपने क्लिप्स भी मुलायजा फरमाए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रग्बी का फ्यूचर बड़ा ही शानदार है। सिर्फ बात यह है, जिस तरह अवैस ने भी कहा, सामने भी हाईलाइट किया कि हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ये हमारा फरीज़ा बनता है। हम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, आप जितने नाजरीन जो देख रहे हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हों, मैं तो उनको भी कहना चाहूँगा कि आप आगे आइए, इस्लामाबाद जिन्स को स्पॉन्सर कीजिए, पाकिस्तान की रग्बी टीम को स्पॉन्सर कीजिए, और आपको यकीनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब आपकी वीडियो भी हमने देखी है, आप खेल भी शानदार रहे हैं और बहुत सारे फैंस तो ज़रूर अब हो गए होंगे कहीं ना कहीं स्मॉल पॉकेट्स में, लेकिन क्या पैगाम देना चाहेंगे सब लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो रग्बी के बारे में जानना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि सैटरडे संडे को हमारी ट्रेनिंग्स होती है F10 ऑपोजिट टू खुर्शीद मार्केट। आप वहाँ पे आएँ, हम आपको सिखाएंगे गेम, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप दूसरों को बताएंगे। तो इसी तरह जो हमारी रग्बी की कम्युनिटी है इस्लामाबाद में और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। असाम, आपको पहले तो बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि आप एक शानदार एथलीट हैं और रग्बी में पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, और आपके पेरेंट्स को भी साथ साथ बहुत मुबारक हो। और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, और हम चाहेंगे कि आप प्रोग्राम में आते रहिए, और हम तो ज़रूर रग्बी के बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि शायद आपको अवैस की सूरत में एक प्लेयर मिल भी जाए जो रग्बी के अंदर हिस्सा ले। लेकिन बहुत लेकिन आपकी डाइट के हिसाब से आप मैच कर रहे थे ना, बहुत तगड़े हैं। अभी आप इनके सीनियर से मिले नहीं, मुझे पता है उनका। नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपको, और एक बार इस्लामाबाद जिन्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच असाम, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हसाम हो और हसाम जैसे कई नौजवान जो रग्बी में हिस्सा ले रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह ताला बहुत रोशन करेंगे। सिर्फ हमारी सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब गुफ्तगू में शामिल करेंगे कुछ मजीद और खेल हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट की खबरें होंगी। क्रिकेट में आपको सबसे पहले बताएंगे कि पहले वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट, अगर आप बात करें 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 8 उनके आउट हो चुके थे। मैच बहुत ही सनसनीखेज हुआ, बहुत करीब पहुंच गया मैच, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो आखिरी 20-25 रन हैं वो हमसे नहीं डिफेंड हो पाए। हम थोड़ा सा ज़रा कैलकुलेशन ख़राब कर गए। अगर आप बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैच को वापस खींच लिया था, हालांकि हम यही अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि स्कोर आपको करना पड़ेगा, इतने स्कोर के साथ आप नहीं पॉसिबल कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो मैचेस जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान मैच को करीब ले गया, क्रेडिट देना पड़ेगा बॉलर्स को, रिजवान को एज ए कैप्टन। कुछ नोटेबल परफॉर्मेंसेज ज़रूर रही हैं। आज मुझे लगा बाबर आजम क्या शानदार खेल रहे हैं, और एक बार लगा कि वापसी हो गई है, क्योंकि इवन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि एक विजिबल स्ट्रगल पैच में रहे हैं, लेकिन यही मौका है। बहुत शानदार उन्होंने आगाज़ किया। ओपनर्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहे हैं। अगर हम डिसमिसल्स भी देखें तो जिस तरीके से साइम आउट हुए, विजिबल इतना गेट बन गया, जब आपको पता है कि स्टार्क गेंद को अच्छा अंदर ला रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की भी अगर आप बात करें,
बाबर आजम की डिसमिसल थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेग स्पिनर के खिलाफ वो काफ़ी अरसे से एक स्ट्रगल ज़रूर नज़र आई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज ज़रा रिदम में नज़र आ रहे थे, फ्लो में नज़र आ रहे थे। इस तरह की पिच के ऊपर आप अपने शॉट्स खेलते हैं ऑन द अप तो बड़े कैलकुलेट नज़र आए। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बारी की, इरफान न्याजी बहुत अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट उनका रन आउट हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। बॉलिंग की अगर बात कर लें, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एक ख़तरे की घंटी ज़रूर बजी है कि नसीम शाह जो हैं वो इंजर्ड हुए, अपना ओवर भी मुकम्मल नहीं कर सके एंड में और ग्राउंड से बाहर चले गए। अब एक मुकम्मल जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि सीरीज़ के जो बकाया मैचेस हैं उसके लिए क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें, हारिस रऊफ़ हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए। बॉलिंग जैसा कि मैंने कहा थोड़ी सी कैलकुलेटेड ज़रूर रही है, लेकिन जहाँ पर मैटर करता था वो डेप्थ ओवर्स, वो आखिरी 15-20 रन, 2 विकेट्स का फ़र्क था पाकिस्तान में और जीत में, वो नहीं हासिल हो सका। और मुझे लगा थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी आखिरी 15-20 रन में थोड़ी नीचे चली गई, सिंगल्स उस तरीके से नहीं रोक पाए। ऑफ साइड पर अगर फील्ड रखी तो हारिस थोड़ा सा ज़रा वेवर्ड चले गए। इसी तरह हसनैन ने मिड ऑफ मिड ऑन जब ऊपर बुलाया तो थोड़ा सा हम कहते हैं मुंह में गेंद कर दी तो वो सामने से चौका लग गया। पैट कमिंस को दाद देना होगी, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं है कि वो इस पोजीशन में आए हैं और बड़े काम एंड कलेक्टेड कैरेक्टर है और वही नज़र आया और पूरे तरीके से उन्होंने मैच को फिनिश किया। तो इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत जो है वो अपने ही घर में ढेर हो चुका है, 3-0 हारे हैं न्यूजीलैंड के साथ। 24 साल बाद ये एक ऐसा मरहला है कि जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो नहीं जीत पा रहा अपने घर में। हमने अभी हाल ही में देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ तो बड़े क्लिनिकल नज़र आए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि शायद ऑस्ट्रेलिया को सर कर लिया हो, लेकिन जब बारी आई न्यूजीलैंड की तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट में इंडिया को आउट क्लास किया है। और गौतम गंभीर की ये पहली असाइनमेंट थी बतौर कोच टेस्ट क्रिकेट के लिए, जो कि बहुत ही मायूस कुन साबित हुई है। तो इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजूहात हैं। रोहित शर्मा पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, विराट कोहली को बार बार एक उस एंगल से देखा जा रहा है कि वो स्टेप अप नहीं कर सके। बॉलिंग की अगर आप बात कर ले, शुरू में जसप्रीत बुमराह को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया अगर आप भारतीय फैंस की बात करें, तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे हांगकॉन्ग 6 टूर्नामेंट की, जहाँ पर पाकिस्तान जो है रनर अप रहा। पाकिस्तान टीम को फाइनल में श्रीलंका के हाथों शिकस्त हुई। मैं शो से पहले कह रहा था वैस को कि श्रीलंका का कोई एलिमेंट जो है ना वो एक अजीब सा साबित हो गया है। एशिया कप में भी उधर से हार रहे हैं, यहाँ से भी हार रहे हैं, तो ये एक और जो कामयाबी थी वो नहीं मिल सकी क्योंकि श्रीलंका दूसरी तरफ खड़ा था। लेकिन ओवरऑल बड़ा एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट रहा। फ़हीम अशरफ बड़ा शानदार खेलते रहे, आसिफ अली की बात कर लें, इखलाक हो गए। तो इस बारे में ज़रूर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आखिर में आपको ये भी बताना है कि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग AFL, इसकी जिसको फुटी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पाकिस्तान में भी बेस है। तो AFL पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए ट्रायल्स रखे थे, जिसमें ख़वातीन की जो टीम है उसके ट्रायल्स रखे गए, जहाँ पर पूरे मुल्क से टीम्स की अगर आप बात करें, जो मुख्तलिफ क्लब्स हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं ख़वातीन, उन्होंने शिरकत की इस्लामाबाद में। और ये ट्रायल्स रखे गए जिनका मकसद है कौमी टीम को तश्कील देना। कौमी वुमेंस टीम और मेंस टीम जो है वो एशिया कप खेलेगी वियतनाम के अंदर। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना ज़रूरी था। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सेगमेंट के लिए मेहमानों का तारुफ कराएंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। सना बहुत करीब पहुंच गए मेरे ख्याल से। इन हाइंडसाइट एक बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री आने लगी थी और वो जो स्टेटमेंट्स चल रही थी कि शायद एक मैच भी जीत जाएँ तो बहुत बड़ा एक ओमन होगा, बहुत शानदार एक आप विक्ट्री हासिल करेंगे, वो ऑलमोस्ट वी वर जस्ट देयर, बट वो कुछ थोड़ा सा फ़र्क रह गया। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल बड़ा करीब पाकिस्तान, जब भी उनको आप राइट ऑफ करते हैं किसी भी पाकिस्तान टीम को, तो मेरे ख्याल से वो इसी तरीके से बड़ा स्ट्रांगली वापस आती है। तो अच्छी लगी फ़ाइट जिस तरह से प्लेयर्स ने की, ख़ास तौर पे बैटिंग में नीचे टेल एंडर्स ने जाके, जैसे नसीम शाह, शाहीन अफरीदी ने अटैक लिया, बीच में रिजवान और बाबर की एक फ़ाइट नज़र आई, वो चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई। बॉलर्स ने भी जान काफ़ी मारी। पर जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस अभी भी मैं समझती हूँ, वैसे तो हम देख रहे हैं कि मैच बड़ा क्लोज गया है, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो था वो स्ट्राइक रेट का था। 33 ओवर्स में 4 बॉलर्स यूज़ हुए हैं पाकिस्तान के, 17 ओवर पहले उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अगर पहले बारी करेंगे तो वो 250-300 के करीब जाने की कोशिश, 5 से नीचे तो आती नहीं रन रेट। तो ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वैसे तो हम देखने में मैच बड़ा क्लोज गया है, पर वैसे जो एक जो गेम के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, आगे आने वाले मैचेस में ये फ़र्क जो है मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा,
कि उनका स्ट्राइक रेट उनके बैटर्स का और हमारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम वापस जरा कुछ कलर में नजर आए। देखिए ये तो ऑब्वियसली जो भी क्रिकेट समझता है देखता है उनको पता होता है कि इस तरह का जो एलीट प्लेयर होता है जिसने इतना परफॉर्म किया होता है वो उसने वापस आना ही आना होता है। अभी बाबर ऐसा नहीं है कि उनकी कोई क्रिकेट ख़त्म होगी, एक बुरा पैच आया, उन्होंने आना है वापस, और जब भी वो वापस आएंगे इसी तरीके से अच्छा खेलते नज़र आएंगे। कंफर्टेबल लग रहे थे, शॉट्स बैलेंस बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ओवरऑल होपफुली इसी इनिंग्स को वो लंबा कर रहे हैं, तो उस पर तो मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने आना है और ये फॉर्मेट सबसे बेहतरीन है उनके वापस आने के लिए। बिल्कुल। शाह जी आप क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? करीब तो पहुंच गए, कुछ विजिबल चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैं कह रहा था, चलना फिरना मुश्किल था इस ग्राउंड में, नज़र भी आया। नसीम शाह दुआ है कि वो इतनी इंजरी ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ विजिबल साइंस पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं थे वहाँ पर। अहमद, ऑल एंड ऑल आई थिंक इट वाज गुड बिगिनिंग, और ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए जिस यूनिटी से कम बैक किया और जिस यूनिटी से पाकिस्तान ने, और जिस तरह लगा था कि टीम में स्पिरिट है और अच्छा खेल रही है और फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है। और देखें वो फाइट बैक ही थी कि आपने इनको ऐसी जगह लेके आ गए ऑस्ट्रेलिया को जहां मैच जीत सकते थे। आउट कर लिया जी जी जी, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं कहता हूँ क्रेडिट जाना चाहिए पाकिस्तान टीम को, बहुत अच्छी फाइट की है, सब ने अपना रोल प्ले किया है। और ये इस तरह बड़ा कम देखा गया कि एट द आउटसेट ऑफ एनी टूर डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया आप जाएं और शुरू में ही आप इस तरह खेलें, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा बात कि देखें, आप इतना क्रूशियल और इतना इम्पॉर्टेंट आप टूर कर रहे हैं, उससे पहले आप एक साइड मैच खेलना किसी स्टेट साइड के साथ बड़ा ज़रूरी था। अगर पाकिस्तान की एक आध पाकिस्तान को कुछ साइड वनडे वगैरह मैच मिल जाता थोड़ा एक लिमिटाइज होने के लिए, तो मेरा उससे बड़ा फ़र्क पड़ना था। आज वो पहला मैच खेल रहे थे, 3 दिन 4 दिन जाने के बाद आज पहला मैच खेलना और फिर अच्छी फाइट करना, और मुश्किल हो रही थी खेलने में। ये देखें आप, बॉलिंग मुश्किल हो रही थी, ग्रिप सही नहीं हो रही थी, उनके स्पाइस का प्रॉब्लम था, फंस जाता था, और फील्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई। आपने ग्राउंड फील्डिंग भी चेक की होगी, ग्राउंड फील्डिंग में प्रॉब्लम आई। वो इसलिए आई कि आप यहाँ से पाकिस्तान से उठ के उस ग्रास में, उस कंडीशन में, उस सिस्टम में जाके आप फौरन एडजस्ट करना 1-2 दिन में, 3 दिन में बड़ा मुश्किल होता है। और होपफुली अब 3 दिन रह गए हैं, अगला 10 को है, फ्राइडे को मैच है, उसमें आप बेहतर पाकिस्तान की एक परफॉर्मेंस देखेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि लोग तो इसको जब पाकिस्तान ने बैटिंग की अराउंड 204 का टारगेट दिया, तो ये समझ यही आ रहा था कि वन साइडेड होगा और टोटल वन साइडेड होगा। ऐसा नहीं, पाकिस्तान ने फाइट की, पाकिस्तान ने खासकर बॉलर मैं कहूँगा, हारिस रऊफ हुए, नसीम शाह हुए, शहीन शाह हुए, सब ने अच्छी बॉलिंग की, और वो अच्छी बॉलिंग का रिजल्ट है। थोड़ा इरफान नियाजी ने अच्छे कैच लिए, अच्छी फील्डिंग, कैचिंग बड़ी अच्छी नज़र आई, जान मारते हुए नज़र आए। ये सारा मेरा ख्याल अच्छा एक आपको शगुन होता है कि चलो जी आगे अच्छा होने वाला होने में कोई रिजवान की शुरुआत अच्छी हो गई है, कोई ना कोई शक्ल नजर आएगी टीम की, हम लेके चलेंगे आगे। चैंपियंस ट्रॉफी है ना, अब देखें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी पर खेल ली। ये शादी ने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज इसमें इस्तेमाल करते हैं, यूनिटी। नहीं यूनिटी यूनिटी ज्यादा इसमें, तो वैसे जल्दी क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, यूनिटी टीम में नजर आई है। मैं बहुत इंटरेस्टेड था देखने में कि कलेक्टिवली बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। अहमद भाई, कप्तानी को मैं 80% दूंगा क्योंकि यूनिटी कप्तान ही लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन कुछ चीज़ें इसलिए 30% लीड नहीं दूंगा। एक तो आपने थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में किस सेंस में था, पेसेस आपके परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पर 70-80 की पार्टनरशिप लगी थी, आपके पास सलमान अली आगा थे कि शायद आप उनको ट्राई कर सकते, स्पिनर से आप शॉट करना आज भी फील करता हूँ, या आप स्टार्क की जगह आप यूज कर सकते थे, पैट कमिंस के खिलाफ नहीं, लेकिन स्टार्क की जगह आप यूज कर सकते थे उन्हें। दूसरा, थोड़ा सा आपकी जो बैटिंग अप्रोच है वो फिर आपको पता है कि डिसअपॉइंट उसने किया है, जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि आप इसी के साथ कैरी कर रहे हो, आपके पास सेकंड ऑप्शन है कोई नहीं, आपने इसी को बैकअप करना है। लेकिन जो पेसर्स ने जान मारी है, मैच आपके पेसर्स करीब लेके गए हैं। आज शाहीन में थोड़ा सा मुझे पता है वो निगल सा जरूर थोड़ा सा फिटनेस पे लगता है, लेकिन हारिस रऊफ इसलिए कहा जाता है हाउस ऑफ एमसीजी, जिस तरीके से हारिस रऊफ थे, पंप अप आपको नजर आया खेल रहे थे, लेकिन एमसीजी की तलख यादें भी आपको याद हो, पहले भी शाहीन शाह अफरीदी मैं तो सोच ही नहीं रहा इस बारे में, और अल्लाह ना करे कि नसीम शाह वाला हो, इसने बहुत सी जीत जो सी पाकिस्तान से छीनी है पिछली वाली भी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आपको बैटिंग के अंदर थोड़ा सा मैं कहता हूँ आउट ऑफ द अप्रोच जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लोज करना है प्रोग्राम, बट मैं जल्दी से आपसे पूछूंगा, यूनिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जो विजिबल हमने साइन देख लिया है,
इसका मतलब अगर शुरुआत ऐसे हो रही है तो टीम एंजॉय कर रही है अपनी क्रिकेट। देखिए एंजॉय करते ज़रूर नज़र आए, अभी बहुत अर्ली है इस टीम के ऊपर कोई भी फैसला देना, पर हमें पता है मोहम्मद रिजवान की जिस तरह की लीडरशिप है, जनरली वो टीम को बड़ा जेल करते हैं, तो वो चीज़ नज़र आई है पहले मैच के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ है कि फ़ाइट नज़र आई, जो हम सब पाकिस्तानी देखना चाहते हैं। जीत हार एक अलग बात है, अभी बहुत सी इस टीम में चेंजेस हुई हैं, बहुत अनसर्टनिटीज़ हैं लीडरशिप में, पर जो फाइट है उसको देख के दिल खुश हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। सना आपका बहुत शुक्रिया, मोई शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया। विजिबल पर्सपेक्टिव तो बहुत अच्छे रहे हैं और जिस तरह शाहजी ने कहा कि मैच बहुत तगड़ा खेला पाकिस्तान ने, रिगार्डलेस के किस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है मेरे ख्याल से, जब आप इस टीम को ना हाइंडसाइट देखेंगे तो आगे आने वाले वक्तों में हमें बेहतरीन परफॉर्मेंसेज देखने को ज़रूर मिलेंगी। फाइट बहुत अच्छी थी, कुछ ही रन्स का फर्क रहा, लेकिन यही गेम ऑफ क्रिकेट है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।